एथिक्स में लीडरशिप, सेल्फलेसनेस और करेज का अद्भुत एग्जाम्पल। नहीं, अक्षय कुमार नहीं, जसवंत सिंह गिल यानी कैप्सूल गिल। घटना देखो 1989 रानीगंज की है। वेस्ट बंगाल के रानीगंज में कोल माइनिंग चल रही थी एक साइट पे, और कोल माइनिंग के दौरान दीवारों को जो ब्लास्ट किया जाता है ना आगे रास्ता बनाने के लिए, तो वर्कर्स ने एक ब्लास्ट किया जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर का जो पाइप था वो भी फट गया और पूरी जो साइट थी वो पानी से भर गई। ऐसी सिचुएशन में देखो ऑलमोस्ट 150 वर्कर्स जो लिफ्ट के पास थे वो तो तुरंत ऊपर चले गए, लेकिन बच गए 70 वर्कर्स, नीचे फंस गए बुरी तरह से। तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में देखो जसवंत सिंह गिल ने ना बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने ना एक कैप्सूल बनाया, स्टील का कैप्सूल बनाया। वो बार बार नीचे जाता। जसवंत सिंह गिल जो बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, एडिशनल चीफ माइनिंग ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे थे, वो हर बार कैप्सूल में नीचे जाते और एक वर्कर को ऊपर लेके आते। इस प्रकार से जब तक लास्ट वर्कर को वो ऊपर नहीं लेके आ गए, वो पूरे ऑपरेशन में लगे रहे खुद, और बार बार उस कैप्सूल में खुद नीचे जाते और एक वर्कर को ऊपर लेके आते। तो उनका जो ये करेज था ना, इसके लिए उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया था 1991 में। इसके अलावा भगत सिंह पूरन अवार्ड भी दिया गया, और इसी पर मूवी बन रही है। ये मूवी रिलीज होगी मिशन रानीगंज 6 अक्टूबर को। अक्षय कुमार की ये मूवी है। लेकिन देखो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो अपनी जान को जोखिम में डाल के दूसरों की जान बचाने के लिए आगे आते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो किस प्रकार से इस ऑफिसर ने इतना बढ़िया काम किया, जसवंत सिंह गिल, जिसको कैप्सूल गिल के नाम से भी जाना जाता है। स्टार्ट करें आज की डिस्कशन। डेट 25 सितंबर है। 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहले इशू डिस्कस करेंगे गांधी और अंबेडकर के बीच में कास्ट को लेके क्या डिफरेंस थे। इसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट का इशू। फिर उसके बाद ये इशू हम डिस्कस करेंगे चाइना स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी राजनीति कर रहा है। और तीसरे नंबर पे महिला आरक्षण बिल तो पास हो गया, लेकिन सरकार का कहना है कि फ्रेश सेंसस के आधार पर जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आएगी ना, और जब वो रिपोर्ट लागू होगी तब जाके महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। तो डिलिमिटेशन का क्या इशू है ये हम डिटेल से जानेंगे आज। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन का फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, कास्ट बेस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स और कास्ट के ऊपर अंबेडकर और गांधी के व्यूज में क्या डिफरेंस है, इस इशू से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बेसिक्स की बात पहले करते हैं। 16 अगस्त 1932 इस दिन को ना उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया। कम्युनल अवार्ड में देखो प्रोविजन ये था, हमारे देश में कई सारे सेक्शंस, जैसे देखो डिप्रेस्ड क्लासेस, सिख, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस, इंडिया बेस्ड क्रिश्चियंस, इन सब कम्युनिटीज के लिए ना सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन किया गया था कम्युनल अवार्ड में। मैं आपको बता देता हूं सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है। मान लीजिए देश में टोटल सीट्स हैं 100, और दलित यानी डिप्रेस्ड क्लासेस की जो पॉपुलेशन है वो है 20%। तो सेपरेट इलेक्टोरेट में ये होगा 100 में से 20 सीट्स पर दलित कैंडिडेट चुने जाएंगे, लेकिन उन दलित कैंडिडेट्स को चुनने के लिए ना सिर्फ दलित वोटर्स ही वोट देंगे। बाकी कम्युनिटीज के लोग वोट नहीं दे सकते उन दलित कैंडिडेट्स को चूज करने के लिए, उनका चुनाव करने के लिए। जिन सीट्स पर दलित कैंडिडेट्स को चुना जाना है ना, वहां पे सिर्फ और सिर्फ वोट दिया जाएगा दलित वोटर्स के द्वारा, और दूसरी जो कम्युनिटीज के वोटर्स हैं वो वोट नहीं दे सकते दलित कैंडिडेट्स के चुनाव में। अब समझ गए क्या होता है सेपरेट इलेक्टोरेट में। तो ये अनाउंस किया गया था कम्युनल अवार्ड ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री के द्वारा 16 अगस्त 1932 को। लेकिन ना गांधी ने इसका विरोध किया। गांधी ने कम्युनल अवार्ड का विरोध किया, और विरोध करने का गांधी का ना एक जबरदस्त तरीका था। क्या? फास्ट रखो। गांधी जी को अगर किसी चीज पे कुछ पश्चाताप करना होता, फास्ट रखो, कुछ मत खाओ। उस समय देखो जैसे वायलेंस हो गया हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, चोरा चोरी की घटना हो गई, गांधी जी ने क्या किया? फास्ट रखा। गांधी जी को अगर प्रेशर डालना होता ब्रिटिशर्स के ऊपर, गांधी जी क्या करते? फास्ट रखते। जैसे 1930 में 21 दिनों तक गांधी जी ने फास्ट रखा।
सोल टैक्स के खिलाफ वो विरोध कर रहे थे और 21 दिन तक कुछ भी नहीं खाया। तो ये गांधी जी का बहुत बड़ा हथियार था। तो कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट भी ना उन्होंने फास्ट रखना स्टार्ट कर दिया। गांधी जी को लगता था ये कम्युनल अवार्ड खराब है। क्यों खराब है? अंबेडकर तो कहते थे ये बिल्कुल सही है, इससे दलित्स को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। अंबेडकर का जहां एक तरफ ये कहना था कि देखो सदियों से डिप्रेस्ड क्लासेस पर ऑपरेशन होता आया है, उसको ठीक करने के लिए आपको पॉलिटिकल पावर देनी होगी डिप्रेस्ड क्लासेस को। गांधी जी कहते थे मैं इस बात से सहमत हूं कि दलित्स को एम्पावर करना जरूरी है, वो हरिजन हैं, हरि के बच्चे हैं। लेकिन देखो ये जो तरीका है ना सेपरेट इलेक्टोरेट देना, ये तरीका गलत है। इससे सही मायने में डिप्रेस्ड क्लासेस का उत्थान नहीं होगा, वो अलग थलग पड़ जाएंगे समाज में, बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे। और इसके अलावा गांधी का यह मानना था सेपरेट इलेक्टोरेट एक प्रकार से ना ब्रिटिशर्स की कोशिश है। ब्रिटिशर्स की कोशिश है हिंदू समाज को डिवाइड करने की। पहले भी ब्रिटिशर्स हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर चुके हैं, अब वो हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं ताकि वो लंबे समय तक राज कर सकें, रूल कर सकें। लेकिन इसके विरोध में अंबेडकर ये कहते हैं गांधी जी आपके खुद के व्यूज कास्ट के ऊपर पहले बहुत ऑर्थोडॉक्स थे। आप तो मना करते थे कि अलग अलग कास्ट के लोगों को आपस में खाना नहीं खाना चाहिए, इंटरमैरिज नहीं करनी चाहिए। पहले तो आपके व्यूज इस प्रकार से थे, लेकिन बाद में जब आप बड़े लीडर बन गए तब जाके आपने कास्ट के ऊपर अपने व्यूज जो हैं वो चेंज किए। अर्ली 1930s में ना गांधी जी ने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट जोर शोर से आवाज उठाई, पूरे देश में यात्राएं की अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। लेकिन अप्रोच में डिफरेंस था। जहां देखो गांधी ये कहते थे कि कास्ट को खत्म मत करो, अनटचेबिलिटी को खत्म करो। गांधी जी कहते थे कास्ट तो भगवान की देन है, भगवान की देन है, और ये एक प्रकार से डिवीजन ऑफ लेबर है। मतलब बस इंसान एक समाज में अलग अलग तरह के काम करते हैं और इसी पर कास्ट आधारित है। लेबर को डिवाइड करती है कास्ट, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अंबेडकर ये कहते थे अरे ये भगवान की देन नहीं है, ये इंसान की देन है कास्ट। और गांधी जी जो बोलते हैं ना कि रिफॉर्म लेके आओ, अनटचेबिलिटी को खत्म करो, रिफॉर्म नहीं आने का, सदियों से ऐसा ही चला आ रहा है, तो आप कास्ट सिस्टम को समाप्त कर दो। अंबेडकर ये बोलते थे जिन शास्त्रों पर कास्ट आधारित है ना, उन शास्त्रों को रिजेक्ट कर दो। अंबेडकर की जो अप्रोच थी वो रिलेटिवली रेडिकल थी। उनका मानना था कि रिफॉर्म ऐसे नहीं लाए जा सकते, इसलिए आप रिजेक्ट कर दो पूरी तरह से। कास्टलेस सोसाइटी का आप निर्माण करो, ऐसे समाज का निर्माण करो जिसमें कोई कास्ट हो ही ना। यह क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है। अभी तक देखो यूपीएससी गांधी और अंबेडकर के बीच में डिफरेंस पूछ चुकी है, अंबेडकर और नेहरू के बीच में पूछ चुकी है, गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में पूछ चुकी है। तो लीडर्स के बीच में कंपैरिजन करवाना ये यूपीएससी की हॉबी है। इसके बाद टॉपिक को कंप्लीट करें तो 16 अगस्त को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड अनाउंस कर दिया ना, उसके विरोध में गांधी जी ने क्या किया, व्रत रख लिया, फास्ट, कई दिनों तक, आमरण अनशन, फास्ट अनटू डेथ। तो अंबेडकर एक बहुत बड़े डायलेमा में आ गए थे। अब देखो वैसे उन्होंने कम्युनल अवार्ड का समर्थन किया था, उनको लगता था कि इससे पॉलिटिकल पावर मिलेगी डिप्रेस्ड क्लासेस को, उनका एम्पावरमेंट होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो गांधी जी को नहीं रोकते हैं, गांधी जी का ये फास्ट अनटू डेथ, गांधी जी को कुछ हो जाता है, तो अंबेडकर को ये डर था कि जो दलित मूवमेंट है वो प्रभावित होगी, पूरे वर्ल्ड में मुझे भी कुछ कहा जाएगा कि मेरी वजह से मैं माना नहीं और मेरी वजह से गांधी जी की डेथ हो गई। तो ये उनको डर था। तो इसी डर की वजह से ना पूना पैक्ट साइन हुआ था। इस पैक्ट पर गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने साइन किया और डिप्रेस्ड क्लासेस की तरफ से साइन किया गया अंबेडकर के द्वारा। पूना पैक्ट में यह डिसाइड हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट के बजाय जॉइंट इलेक्टोरेट होंगे, जैसा आज के समय में होता है। यह डिसाइड हुआ कि कुछ सीट्स जो हैं वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्व्ड होंगी, इसके साथ साथ रिजर्व्ड सीट्स की संख्या को इंक्रीज किया जाएगा, बट सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होंगे। जो रिजर्व सीट्स होंगी ना दलितों के लिए, वहां पे सब मिलके उन कैंडिडेट्स को वोट देंगे, ना कि सिर्फ दलित को वोट देंगे। जॉइंट इलेक्टोरेट होंगे। जॉइंट इलेक्टोरेट मतलब सभी कम्युनिटीज के
जो वोटर्स हैं वो मिल के इवन रिजर्व्ड सीट्स पर भी दलित कैंडिडेट्स को चुनाव करेंगे। डिफरेंस आप समझ गए ना, ज्वाइंट इलेक्टोरेट और सेपरेट इलेक्टोरेट के बीच में। ज्वाइंट इलेक्टोरेट में सभी कम्युनिटीज के लोग वोट देते हैं और सेपरेट इलेक्टोरेट में सिर्फ पर्टिकुलर कम्युनिटी के वोट देते हैं, जैसे सिख को वोट देंगे, दलित सिर्फ दलित को वोट देंगे, इस प्रकार से। इस इश्यू पे गांधी जी ने जो आमरण अनशन किया था ना, इवन रविंद्रनाथ टैगोर ने उस समय बोला था कि अपनी कीमती लाइफ को सेक्रीफाइस करना देश की यूनिटी के लिए, देश की इंटीग्रिटी के लिए वर्थ है। मतलब गांधी जी के आमरण अनशन की तारीफ की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने कि यूनिटी बचाने के लिए अगर गांधी जी ऐसा कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है। तो सही मायने में ना अंबेडकर के पास में कोई ऑप्शन बचा नहीं था। उनके ऊपर चारों तरफ से प्रेशर आ रहा था कि गांधी जी को कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से उन्होंने ये पैक्ट साइन किया। हालांकि बाद में वो अफसोस भी जताते हैं। अंबेडकर पूना पैक्ट की आउटकम से बाद में कभी सेटिस्फाई नहीं हुए। उन्होंने लिखा भी कि अनटचेबल्स के साथ काफ़ी बुरा किया कांग्रेस ने और गांधी ने। अंबेडकर ने बाद में विरोध किया था जॉइंट इलेक्टोरेट का। वो कहते हैं कि इस जॉइंट इलेक्टोरेट वाले सिस्टम में ना जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग चुने जाते हैं ना, वो सिर्फ नाम के लिए होते हैं। असली जो पावर है वो हिंदूज के पास में है, ऐसा अंबेडकर का कहना था। तो ये पूरा इशू हमने समझा अंबेडकर और गांधी के बीच डिबेट से संबंधित। क्वेश्चन भी देख लीजिए। पूना पैक्ट से संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी ने 1997 में पूछा था। हालांकि और भी क्वेश्चंस पूना पैक्ट से संबंधित आपको मिलेंगे, वो पेयर की फॉर्म में मिलेंगे। जैसे पहला ऑप्शन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से संबंधित है, फिर दूसरा पूना पैक्ट से संबंधित ऑप्शन है। इस प्रकार से मिक्स क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जहां पे पूना पैक्ट का जिक्र है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। आज के डिस्कशन में इसका जो आंसर है लास्ट में मैं आपको देता हूं। मीनवाइल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, पता लग जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। और देखो, गांधी से संबंधित ना मेंस के क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछती है। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, जैसे गांधी के थॉट्स आज के समय में कितने रेलेवेंट हैं, आप बताइए। गांधी के थॉट्स की सिग्निफिकेंस क्या है आज के समय में। इसके अलावा गांधी और बोस के बीच में क्या डिफरेंस थे। सिंपल क्वेश्चन का आंसर देना है। क्रिटिकली एग्जामिन द डिफरेंट व्यूज ऑफ गांधी एंड अंबेडकर ऑन द कास्ट सिस्टम। इस सिंपल क्वेश्चन का आंसर आपको देना है 250 वर्ड्स में। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल चाइना की ओछी करतूत से संबंधित है। चाइना इवन स्पोर्ट्स इवेंट्स को भी जियोपॉलिटिकल पॉइंट्स के लिए यूज कर रहे हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, चाइना के ना हांगझोउ में अभी एशियन गेम्स चल रहे हैं, 23 सितंबर से स्टार्ट हुए। उन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए ना भारत के प्लेयर्स गए और उन प्लेयर्स में 3 अरुणाचल प्रदेश के प्लेयर शामिल थे, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: नीमैन वांगसू, ओनिलू टेगा और मेपुंग लामगू। इन तीनों प्लेयर्स को फ्लाइट बोर्ड करने से रोक दिया गया। वैसे देखो, पास्ट में ये देखा गया है, अरुणाचल प्रदेश में रहने वाला कोई पर्सन जब चाइना जाता है ना, तो चाइना उनको स्टेपल्ड वीजा देता है। वो इसलिए चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का हिस्सा है, तो वहां के नागरिक, मतलब अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले लोग अगर चाइना में आते हैं तो उन्हें वीजा की जरूरत है ही नहीं। तो इस वजह से चाइना सिर्फ एक पेपर को स्टेपल करके दे देता है कि आपको वीजा की जरूरत नहीं है, आप चाइना में आ सकते हो। वैसे ही स्टैंप वगैरह नहीं लगाता चाइना। और इंडिया बार बार चाइना की इन नीतियों का विरोध करता है। अब देखो, इंडिया से जिन प्लेयर्स को चाइना में एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जाना था ना, उन सबको ऑनलाइन क्रेडेंशियल्स मिल गए। क्रेडेंशियल्स मतलब ऑनलाइन कार्ड मिल गया जो वो डाउनलोड कर सकते थे, और वही कार्ड उनके लिए वीज़ा था गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। बट जो ये 3 प्लेयर्स हैं ना अरुणाचल प्रदेश के, इनके क्रेडेंशियल्स, इनका डॉक्यूमेंट डाउनलोड नहीं हो रहा था। लेकिन ये पहुंच गए एयरपोर्ट पर कि शायद कोई तकनीकी खराबी होगी, लेकिन इनको फ्लाइट बोर्ड करने से मना कर दिया गया। नहीं, आप फ्लाइट नहीं बोर्ड कर सकते, आपके पास में जो ऑनलाइन क्रेडेंशियल्स बाकी प्लेयर्स के पास हैं, आपके पास वो नहीं है। इवन देखो, जुलाई में भी यही 3 वुसू प्लेयर्स
चाइना में जाना चाहते थे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में हिस्सा लेने के लिए, जो ऑर्गेनाइज हो रहे थे चाइना के चैंगडू में। उस समय इन तीनों प्लेयर्स को स्टेपल्ड वीज़ा दिया गया था। बट अभी जो इनको रोका गया है ना फ्लाइट बोर्ड करने से, ये तो सच्चे में बदले की भावना से किया हुआ काम लगता है कि स्पेशल एयरलाइंस को बोलना कि आप इनको अलाउ नहीं कर सकते आने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी एक स्टेटमेंट जारी करके बोला है कि इन 3 प्लेयर्स को चाइना की सरकार की तरफ से फ्लाइट बोर्ड ना करने देना, मतलब चाइना की सरकार ने एयरलाइंस को आदेश दिया, जो अपने आप में काफ़ी रेयर है कि, तो ये टारगेटेड एंड प्री मीडिएटेड है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अकॉर्डिंग। इसके बाद राइटर बोलते हैं चाइना देखो बार बार खेलों का इस्तेमाल करता है, स्पोर्ट्स इवेंट्स का इस्तेमाल करता है अपने जियो पॉलिटिक्स गेन के लिए। जैसे देखो एक पीपल लिबरेशन आर्मी कमांडर है जो गलवान वैली क्लैश में शामिल था, उसको टॉर्च थमाई गई, जो ये आप देख सकते हो। विंटर ओलंपिक गेम्स के लिए जो टॉर्च बियरर थे ना, जिन लोगों ने टॉर्च संभाली, उनमें से एक था ये पीपल लिबरेशन आर्मी का कमांडर। अभी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के एक्टिंग प्रेसिडेंट है रणधीर सिंह। इन्होंने चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी की थी, बट इन्होंने बोला कि सिर्फ हम ये इशू डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज इस मैटर को इन्होंने जोर शोर से नहीं उठाया। तो चाइना के जो करतूत है ना, इससे देखो पता लगता है कि अभी ना रिश्ते इतने जल्दी स्टेबल नहीं होंगे। प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ही नहीं है, मतलब दोनों देशों की सरकार के बीच में चैनल्स होने चाहिए कम्युनिकेशन के, कि ये इशू आया तुरंत की तुरंत बात हो जाती और इनको फ्लाइट बोर्ड करने दिया जाता, लेकिन नहीं, आपस में अभी प्रॉपर चैनल्स नहीं है कम्युनिकेशन करने के लिए, और डिस्ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा है रिश्तों में। चाइना कहता है कि सब कुछ नॉर्मल है, इंडिया ट्रेड इंक्रीज करे चाइना के साथ। इंडिया कहता है कि नहीं भाई, पहले आप बॉर्डर पे सिचुएशन ठीक करो, बॉर्डर एरियाज में आप जो एग्रेशन दिखा रहे हो उसे कम करो, LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आप स्टेबिलिटी लेके आओ, तब जाके हम बाकी क्षेत्रों में, बाकी डोमेन्स में रिश्ते इंप्रूव करने के बारे में सोचेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डिलिमिटेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट आपको पता है 128वां अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिल गया है लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, लेकिन ये तुरंत लागू नहीं हुआ। लागू कब होगा? लागू होगा फ्रेश सेंसस के आधार पर जब डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आएगी ना, और वो रिपोर्ट जिस इलेक्शन में लागू होगी तब से महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाएगा। तो ना यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स डिलिमिटेशन के कंसेप्ट में कंफ्यूज हो रहे थे और आज उस पर आर्टिकल आ भी गया, और पहले भी हमने ये इशू काफ़ी बढ़िया ढंग से डिस्कस किया है। डिलिमिटेशन क्यों होता है, क्या होता है डिलिमिटेशन में, क्यों 1971 के सेंसस के आधार पर सीट्स जो थी वो फ्रीज कर दी गई, और क्यों इसके लिए संविधान को अमेंड किया गया, सारे एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स के साथ। डिलिमिटेशन का क्या मतलब है? मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर में ये 3 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, A, B और ये है C। तो डिलिमिटेशन में क्या होता है, कंस्टिट्यूएंसीज को, चाहे वो लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसी हो या फिर स्टेट असेंबली की कंस्टिट्यूएंसीज को ना रीड्रा किया जाता है। जैसे A का कुछ एरिया B को दे दिया, B का C को दे दिया, ये सब होता है डिलिमिटेशन में। इवन कंस्टिट्यूएंसीज की संख्या को इंक्रीज करना भी डिलिमिटेशन में आता है, हालांकि अभी फ्रीज लगा हुआ है। अब आपके मन में आया होगा आवश्यकता क्या है, मतलब कंस्टिट्यूएंसीज को रीड्रा किया क्यों जाता है? देखो ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलेशन जो है ना किसी कंस्टिट्यूएंसी की, वो घटती बढ़ती रहती है एज कंपेरिजन टू अदर कंस्टिट्यूएंसीज। मतलब एज सच तो हमारा देश जो है, आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ रही है, घटने का मतलब रिलेटिवली घटना। जैसे हो सकता है कि 10-20 सालों में ये हो गया हो कि ए कंस्टिट्यूएंसी की जो पॉपुलेशन है वो तो ज़्यादा नहीं बढ़ी, 5 लाख ही रह गई, बी की बढ़ के दुगनी हो गई, 10 लाख हो गई। तो ये बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए ना। अब ए कंस्टिट्यूएंसी में सिर्फ 5 लाख लोग और बी कंस्टिट्यूएंसी में 10 लाख लोग, तो विभिन्न कंस्टिट्यूएंसीज में पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में एक बैलेंस होना चाहिए। हर एक कंस्टिट्यूएंसी में ऑलमोस्ट इक्वल पॉपुलेशन होनी चाहिए। इस पूरे कंसेप्ट को मैं एक सिंपल एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूँ। एग्जाम्पल से समझाने में बहुत मज़ा आता है और समझने में भी मज़ा आता है। 1 वोट 1 वैल्यू क्या कंसेप्ट है? देखो, मान लीजिए 2023 में ये जो 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, A, B, C, D, चारों की पॉपुलेशन है 10,000। A की भी, B की भी, C की भी, D भी की। A में भी 10,000 लोग
एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं बी में भी और सी में भी और डी में भी। लेकिन देखो 5 साल बाद क्या हुआ, 2028 में ए की पॉपुलेशन बढ़ के हो गई 15,000, बी की 10,000, सी की 10,000, डी की 10,000। लेकिन यहां पे ना आपने देखा होगा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन 15,000 हो गई, तो ये जो कंसेप्ट है ना 1 वोट 1 वैल्यू, ये गड़बड़ा गया। पहले हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10,000 लोग मिलके एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे थे, बट अब 5 साल बाद 2028 में 15,000 ए में एक पर्सन को चुन रहे हैं, बाकी 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 10,000 लोग। तो हर एक पर्सन की वोट की वैल्यू सेम नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हो गया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का 1.5 वोट इजिकल टू 1 वोट ऑफ बाकी 3 कंस्टिट्यूएंसीज के, क्योंकि यहां पे 15,000 लोग मिलके एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं, यहां पे 10,000 लोग मिलके। इसलिए ये जो 1 वोट 1 वैल्यू का कंसेप्ट है ये डिसरप्ट हो गया। आवश्यकता है डीलिमिटेशन की, मतलब फिर से जो पहले बैलेंस बना हुआ था ना 1 वोट 1 वैल्यू का, वो रिस्टोर करने की। तो डीलिमिटेशन में क्या होता है, ए जो कंस्टिट्यूएंसी था ना इसका कुछ एरिया दे दिया जाए बी को, ये वाला एरिया ये बी को दे दिया, ये नीचे वाला एरिया डी को दे दिया और ये एरिया सी को दे दिया। अब देखो इसका फायदा ये होगा, बी डी सी यहां पे 1000 लोग रहते थे, ये एरिया जो बी को दिया गया है यहां पे 1000 लोग रहते थे, ये एरिया डी को दिया गया है यहां पे भी 1000 लोग रहते थे, और ये एरिया जो नीचे सी को दिया गया है यहां पे भी 1000 लोग रहते थे। तो बाउंड्रीज को रीड्रा कर दिया गया और थोड़ा थोड़ा एरिया बी डी और सी को दे दिया गया। तो रीड्रा करने के बाद ये जो रीड्रा करने की प्रक्रिया है ना बाउंड्रीज को, इसी को ही कहा जाता है डीलिमिटेशन, ताकि 1 वोट 1 वैल्यू का कंसेप्ट रिस्टोर किया जा सके। तो बाउंड्रीज को रीड्रा करने के बाद बी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन हो गई 11,000, क्योंकि 10,000 तो पहले ही से ही थी, और ये एरिया मिल गया ए से, तो 1000 पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई 11,000। उसी प्रकार से डी को ये वाला एरिया मिल गया, पॉपुलेशन 1000 बढ़ गई, टोटल पॉपुलेशन हो गई 11,000। और इसी प्रकार से सी को भी ये एरिया मिल गया, टोटल पॉपुलेशन 1000 बढ़ गई, अब हो गई 11,000। और ए की पॉपुलेशन में से 3,000 पॉपुलेशन माइनस हो गई, अब रह गई 12,000। अब बोलोगे सर अभी भी इक्वल तो नहीं हुई। अरे यार बिल्कुल इक्वल नहीं होती, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल करने की कोशिश करते हैं डीलिमिटेशन में। यूं मत सोचिएगा कि एग्जैक्टली इक्वल होगी, बिल्कुल स्पेसिफिकली नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑलमोस्ट सेम करने की कोशिश की जाती है। समझ गए डीलिमिटेशन क्यों किया जाता है? 1 वोट 1 वैल्यू रिस्टोर करने के लिए। आपके मन में वैसे एक क्वेश्चन ये भी आया होगा कि सर एक बात बताओ, सिर्फ एक स्टेट के अंदर, जैसे हरियाणा में 10 लोकसभा की सीट्स हैं, पंजाब में 13 हैं, दिल्ली में 7 हैं, तो क्या सिर्फ एक स्टेट के अंदर जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनके बीच में पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, या फिर दिल्ली की कंस्टिट्यूएंसी और दूसरी तरफ नागपुर है, महाराष्ट्र की कंस्टिट्यूएंसी है, या फिर कर्नाटक तमिलनाडु की कंस्टिट्यूएंसीज हैं, उनमें भी पॉपुलेशन सेम होनी चाहिए क्या? देखो इसका आंसर ये है कायदे से होनी तो चाहिए, लेकिन इस पर ना फ्रीज लगा हुआ है। फ्रीज क्यों लगा हुआ है मैं आपको बताता हूं। देखो क्या हुआ है, पिछले 50 सालों में साउथ इंडिया में तो पॉपुलेशन ज्यादा नहीं बढ़ी है, नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी है। अगर हर एक सेंसस के बाद हम ये बैलेंस स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर देते ना कि लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसी में जितनी पॉपुलेशन तमिलनाडु में है उतनी ही दिल्ली में होनी चाहिए, या फिर यूपी बिहार की किसी कंस्टिट्यूएंसी में होनी चाहिए, इसका नतीजा तो ये निकलता यूपी बिहार में तो कंस्टिट्यूएंसीज ज्यादा हो जाती और साउथ इंडिया में कम हो जाती। तो साउथ इंडिया के लोगों को तो इसका नुकसान हो जाता ना। एक तो उन्होंने अच्छा काम किया, पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया, लेकिन बैलेंस करने के चक्कर में अब उनकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम हो गई, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कम रही, बढ़ी नहीं है रिलेटिवली पिछले कुछ सालों में। तो ये सोचते हुए ना फ्रीज लगा दिया था सरकार ने संविधान में अमेंडमेंट करके कि विभिन्न राज्यों में जो एलोकेशन ऑफ सीट्स होगा ना वो 1971 के सेंसस के आधार पर होगा। समझ रहे हो? बाद में बोला गया था कि 2001 के सेंसस के बाद एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है वो चेंज की जा सकती हैं, लेकिन 2002 में फिर से अमेंडमेंट आ गया।
84th अमेंडमेंट, और फिर से बोल दिया गया कि 2026 के बाद जो फर्स्ट सेंसस कंडक्ट होगा ना, 2031 में होगा, तो उसके आधार पर एलोकेशन ऑफ सीट्स को चेंज किया जा सकता है। तो एलोकेशन ऑफ सीट्स को चेंज किया जाता है ना 2031 के सेंसस के आधार पर। तो फिर साउथ इंडिया वाले जो स्टेट्स हैं ना, वो नाराज होंगे, प्रोटेस्ट करेंगे कि भैया हमने तो पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने में अच्छा काम किया है। हालांकि अब नॉर्थ इंडिया में भी धीरे धीरे पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो रही है, लेकिन इसकी सजा हमें मिल रही है, हमारे को सीट्स कम मिलेंगी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन के तौर पर। तो ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर आगे बढ़ेगी या फिर हमेशा जो एक्सटेंड कर देती है कि 1971 के सेंसस के आधार पर ही एलोकेशन ऑफ सीट्स होगा, उसको और ज़्यादा फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ये अब देखेंगे हम आने वाले कुछ सालों में। लेकिन फिर से बैक टू बेसिक्स आते हैं, ये भी बेसिक ही था वैसे। देखो, संविधान का आर्टिकल 82 कहता है हर एक सेंसस के बाद एक डीलिमिटेशन एक्ट आएगा। आए भी हैं, 52 में आया, 62 में आया, 72 में आया, 2002 में आया। लेकिन आपके मन में यह आया होगा, जब बोला गया कि हर एक सेंसस के बाद डीलिमिटेशन एक्ट आएगा, आया तो नहीं, क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं है? देखो, इसे नलीफाई करने के लिए अमेंडमेंट्स भी तो आई है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। जैसे 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी, डीलिमिटेशन प्रोसेस को फ्रीज कर दिया गया था 2001 आते आते। उसके बाद 2002 में फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस वजह से, इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की वजह से हर एक सेंसस के बाद डीलिमिटेशन एक्ट जो है वो नहीं आ सका। इसके बाद देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है, ये डीलिमिटेशन वाला काम तो देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करता कौन है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम? क्योंकि देखो, कंस्टिट्यूएंसीज को रीड्रा करना हमारे डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल प्रोसेस की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो आपको भी पता है। तो डीलिमिटेशन कमीशन अगर बायस्ड हो, मान लीजिए, तो वो तो कंस्टिट्यूएंसीज को इस प्रकार से रीड्रा कर देगा ना, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हो जाएगा। इसलिए डीलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन होगा, किसके द्वारा गठित किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करता है। डीलिमिटेशन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कमीशन का काम यह होता है पॉपुलेशन के हिसाब से विभिन्न कंस्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को और नंबर्स को डिटरमाइन करना। इसके अलावा यह भी आइडेंटिफाई करना कि कौन सी सीट्स रिजर्व रहेंगी शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिए। संविधान देखो ये भी बोलता है, डीलिमिटेशन कमीशन ने जो भी अपनी रिपोर्ट दी ना वो फाइनल होती है, उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये की हमने बेसिक्स की बात। अब देखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, 2002 में जो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था ना, इसमें यह बोला गया था विभिन्न राज्यों में कितनी सीट्स हैं लोकसभा की वो फ्रीज रहेगा, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। 2026 के बाद फर्स्ट सेंसस तक, यानी 2031 के सेंसस तक तो विभिन्न राज्यों में जो लोकसभा की सीट्स हैं वो सेम ही रहेंगी। लेकिन अगर देखो, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर देखो फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता है इस फ्रीज को एक्सटेंड करने के लिए, तो देखो 2031 के सेंसस के आधार पर डीलिमिटेशन आएगा और वो पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग राज्यों में जो सीट्स हैं वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेगा। लेकिन साउथ इंडिया के स्टेट्स इससे बहुत ज़्यादा नाराज हो जाएंगे, वो बोलेंगे हमारी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम हो गई है, हमने अच्छा काम किया पॉपुलेशन को कम करके, लेकिन इसकी सज़ा हमें मिली है, हमारे राज्यों में आपने सीट्स कम कर दी हैं, क्योंकि यूपी वगैरह की जो पॉपुलेशन तो बहुत तेज़ी से बढ़ी है ना। तो क्या किया जाए, क्या सॉल्यूशन हो सकता है ऐसी सिचुएशन में? कुछ पॉइंट्स मैंने इस आर्टिकल से ड्रा किए। पॉइंट्स इस प्रकार से हैं। राइटर कहते हैं सबसे पहले करंट सीट्स को प्रिजर्व करो। आप राज्यों को बोलो, खास करके साउथ इंडिया के स्टेट्स को, कि किसी भी राज्य की सीट कम नहीं होगी, आपकी सीट किसी भी सेंस में कम नहीं होगी, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो बोलेंगे कि देखो दूसरे राज्यों की आपने इंक्रीज कर दी, हमारी सेम रही, तो एक प्रकार से हमारी सीट्स कम ही हो गई ना। ये भी एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी इन डीलिमिटेशन। कुछ राज्य, कुछ इलाके देखो ऐसे हैं जहां से रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा कम है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट। तो ऐसे रीजन को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन देने के लिए
इनको ज़्यादा सीट्स दी जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिकॉग्नाइजिंग डेमोग्राफिक डाइवर्जेंस। पार्लियामेंट को देखो ये बात ना रिकॉग्नाइज करनी होगी कि पॉपुलेशन ग्रोथ अलग अलग रीजन में सेम नहीं है। साउथ इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ अब स्टेबलाइज हो चुकी है, जबकि नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे हो रही है। इस वजह से थोड़ा तो एलोकेशन ऑफ सीट्स में डिफरेंस आएगा, ये बात पार्लियामेंट को स्वीकार करनी चाहिए। मैं आपको यूएसए का एग्जांपल देता हूं। मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, क्या यूएसए में भी इसी प्रकार से डीलिमिटेशन होता है? जी हाँ, हर एक सेंसस के हिसाब से यूएसए में डीलिमिटेशन होता है। यूएसए में क्या है, टोटल लोकसभा की सीट्स कितनी है? 435। जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा है ना, वहां पे उस हाउस को यूएसए में बोला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो वहां पे टोटल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सीट्स हैं 435। अब 50 राज्य हैं यूएसए में, एक एक सीट तो यूएसए ने सभी राज्य को दे दी, बाकी बची 385 सीट्स। अब देखो पॉपुलेशन के आधार पे ये जो 385 सीट्स है ना, 50 राज्यों में डिवाइड होती रहती है हर सेंसस के आधार पर। समझ गए? यूएसए में भी हर 10 साल बाद सेंसस कंडक्ट होता है और उस सेंसस के आधार पर 385 सीट्स जो हैं वो यूएसए के 50 राज्यों में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं टोटल 435, लेकिन 50 तो एक एक राज्य को दे ही दी जाती है, 50 तो वैसे ही कम हो गई। तो ये आप ध्यान से देखिए, ये तस्वीर 2010 के सेंसस के आधार पर, ये नीले वाले जो राज्य हैं ना यूएस के, यहां पे सेंसस के आधार पर सीट्स इनको ज्यादा मिल गई, 4 ज्यादा। ये जो लाइट ब्लू कलर वाले हैं इनको 2 सीट ज्यादा मिल गई। कम कौन से राज्यों की सीट हुई? जैसे ये देखो, ये डार्क ग्रीन वाले हैं, इन्होंने 2 सीट खो दी अपनी पॉपुलेशन के आधार पर, क्योंकि यहां पे पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई, कम हो गई या फिर इक्वल रही। न्यूयॉर्क ने भी अपनी 2 सीट खो दी। तो यूएसए में हर 10 साल बाद कोई राज्य सीट खो देता है, किसी की इंक्रीज हो जाती है, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में राज्य मानने को तैयार ही नहीं होते कि हमारी सीट आपने कम कैसे कर दी। नेक्स्ट पॉइंट है इस्टैब्लिशिंग ए नॉर्मेटिव प्रोपोर्शनलिटी। इसका मतलब ये है कि पहले तो ना डीलिमिटेशन कमीशन या फिर सरकार, पार्लियामेंट सबसे पहले ये डिसाइड कर ले कितनी जनसंख्या के पीछे एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मान लीजिए डिसाइड कर लिया कि हर 10 लाख के पीछे एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, या फिर हर 15 लाख लोगों के पीछे एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। पहले प्रोपोर्शन डिसाइड कर ले, उसके बाद एक्सेप्शंस दी जा सकती हैं कि इस राज्य में एक्सेप्शन है, पॉपुलेशन कम है इसलिए यहाँ पे 7 लाख के पीछे एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। मतलब पहले ओवरऑल पूरे देश के लिए आप एक रेशो डिसाइड कर लो कितने लोगों के पीछे एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, उसके बाद एक्सेप्शन दी जा सकती है कुछ एरियाज को। नेक्स्ट, एकोमोडेटिंग मार्जिनल वॉइसेस। अब देखो कुछ वॉइसेस ऐसी हैं जैसे एल्डर्स हैं, ट्राइबल्स हैं, उनकी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन कम होती है, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए काम किया जाए। सबसे लास्ट में माइग्रेशन इम्पैक्ट। माइग्रेंट वर्कर्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो डीलिमिटेशन में ना माइग्रेंट पॉपुलेशन का भी ख्याल रखा जाए। लास्ट में आप एक बार इंडिया टुडे की रिपोर्ट भी देख लीजिए कि फ्रेश सेंसस के आधार पर अगर डीलिमिटेशन होगा ना, तो फिर साउथ इंडिया के स्टेट्स को नुकसान होगा, तमिलनाडु को 8 सीट्स का नुकसान होगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिला के 8 सीट्स का नुकसान होगा, केरला को 8 सीट्स का नुकसान होगा, क्योंकि इन राज्यों में पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई है। फ़ायदा होगा उत्तर प्रदेश, बिहार को, जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, राजस्थान को फ़ायदा होगा, मध्य प्रदेश को भी। तो इस वजह से देखो इस पर ना प्रॉपर डिबेट होना ज़रूरी है। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया डीलिमिटेशन से संबंधित। अब आप क्वेश्चन देख लीजिए, ये डीलिमिटेशन वाला क्वेश्चन आप पढ़िए। मीनवाइल जो पिछला क्वेश्चन था पूना पैक्ट वाला, उसका आंसर मैं आपको दे देता हूं। पूना पैक्ट वाला क्वेश्चन का आंसर आपने क्या लिखा कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर देखो डी है, पूना पैक्ट वाले क्वेश्चन का। जॉइंट इलेक्टोरेट का प्रोविजन किया गया था हरिजन्स को रिजर्वेशन देके, और अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, पहले आप इसका कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर ऑनेस्टली एनालाइज कीजिए कि आपका सही है या गलत है। इसका आंसर सी है, दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। डीलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और दूसरी स्टेटमेंट, डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को जब लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा जाता है तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं की जा सकती ऑर्डर में। तो दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। 2012 का ये क्वेश्चन है।
तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।